हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परेली मैथ्स फाइंड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको 3 अनसॉल्व पेपर के सेट कंप्लीट करा दिए, बढ़ेंगे अगले सेट नंबर 4 324 बी ए की तरफ। भाई अब बी ए की तरफ बढ़ रहे हैं। सेट नंबर 4 है 2023 का। तो 2023 में जो सेट आया था 2023 में सेट नंबर 4 है 324 बी ए। इसको करेंगे हल। सबसे पहले बढ़ते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको दिए गए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसके 4 उत्तर दिए गए होंगे। इसमें से एक सही होगा, वो आपको चुनना है और उसको अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन दिया गया संबंध में फलन वाले चैप्टर से, यानी पहला चैप्टर संबंध में फलन। कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R L1, L2 से संबंधित है। L1 L2 पर क्या है? लंब है। यानी L1 L2 पर लंब आपको दिया गया है। तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो L में यह संबंध R तो किस रूप में है ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए कि स्वतुल्य होगा किंतु सममित एवं संक्रामक नहीं, सममित होगा किंतु स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं, संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य एवं सममित नहीं, सममित एवं संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य नहीं। तो देखिए ये चीजें 3 डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, स्वतुल्य की, संक्रामक की, सममित की। अगर ये तीनों डेफिनेशन आपको याद हैं तो बहुत ही आसान है इस सवाल को हल करना। तो करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूं। भाई अगर बात करता L1 L2 पर क्या है? लंब है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए कि स्वतुल्य है या नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य चेक करने के लिए आपको स्वतुल्य पता होना चाहिए, स्वतुल्य क्या होता है। तो मान लेते हैं, माना भाई स्वतुल्य का स्वयं के होना था। अब देखो जैसे ये दिया है L1 L2 पर क्या है? लंब है। लेकिन स्वतुल्य कंडीशन क्या होती है? L1 L1 पर लंब होगा। भाई मान लिया हमने L1, L1 इज बिलोंग्स टू, भाई इज बिलोंग्स टू क्या? R मान लिया रियल नंबर के। तो क्या ये सब पॉसिबल है? फॉर एवरी, भाई किसके लिए? लेकिन फॉर एवरी L1 भी बिलोंग जो कर रहा है वो किसके लिए है? L के लिए है। तो लेकिन L1 और L2 परस्पर तो लंबवत नहीं, एक ही रेखा खुद के लंबवत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो यानी कि L1 लंबवत L2 के ये होगी, यानी ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो L1 L1 के, क्योंकि L1 लंबवत L1 के, यानी कोई भी रेखा अपने के लंबवत कैसे हो सकती है? यानी कि ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी स्वतुल्य नहीं है। तो लिख दोगे यानी L1 लंबवत L1 के जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, यानी स्वतुल्य तो नहीं है। अब स्वतुल्य नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है, एक तो ऑप्शन इसमें से आ रहा है और स्वतुल्य नहीं है भाई इसमें भी आ रहा है। अब चेक कर कौन सा सही है, अभी टिक नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले अब क्या करेंगे? हम सममित निकालेंगे। क्या करेंगे? सममित। अब सममित को चेक कर लो, तो स्वतुल्य के बाद क्या आता है? सममित आता है। अब सममित में क्या है? भाई मान लेते हैं L1, L2 इज बिलोंग्स टू R। यानी मान लिया L1 और L1 जो है L2 के बिलोंग कर रहा है R के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि L1 जो है L2 पर लंबवत है। तो जो L1 L2 के लंबवत है, यानी L1 जो है लंबवत है किसके? L2 के। तो L2 भी तो लंबवत होगा L1 के, तो L2 भी तो लंबवत होगा L1 के। तो सममित यही तो होता है, अगर A का संबंध B से है तो B का संबंध भी A से होगा। तो यहां पे L1 का संबंध L2 से है तो L2 का संबंध भी L1 से होगा। तो यानी कि लिख दोगे L2, L1 इज बिलोंग्स टू R। यानी यह कथन सत्य है, सम्मित है। तो यानी क्या है?
अतः ये फलन कैसा होगा, सम्मित होगा। लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं हुआ, आपने स्वतुल्य चेक करा है, सम्मित चेक करा है, संक्रामक भी तो चेक करो। तो संक्रामक चेक कर लेते हैं भाई। अब मैं यहां पे थोड़ा स्पेस नहीं है, संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है, यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, भाई सी कोई तीसरी लाइन मान लेते हैं भाई। अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो सी का संबंध ए से या फिर ए का संबंध सी से होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम मान लेते हैं कि L1 परपेंडिकुलर L2, यानी L1 जो है L2 के लंबवत है, और कोई तीसरी रेखा मैं मान लेता हूं L2 लंबवत है L3 के, है ना भाई। क्या बताया मैंने डेफिनेशन में कि संक्रामक में यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध भी सी से होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, संक्रामक होगा। अब उनने कहा यार कोई भी सिंपल सी बात है, अगर कोई दो लाइनें परस्पर लंबवत हैं, मगर अगर इसको मैंने L1 मान लिया, इसको मैंने L2 मान लिया, तो L1 और L2 तो परस्पर लंबवत हैं, और L2 किसके लंबवत है, L3 के। मैंने मान लिया ये क्या है, L3 है। तो भैया अब बताओ क्या L1 और L3 लंबवत होंगी, नहीं होंगी भैया, समांतर हो जाएंगी, है ना। तो क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया L1 और लंबवत L3 का होगा, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, नहीं होगी तो ये संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं है और स्वतुल्य नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सम्मित तो होगा किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। बात क्लियर है, तीनों की डेफिनेशन पता होना चाहिए। स्वतुल्य में क्या है, वो स्वयं के लिए संबंधित होता है। सम्मित क्या है, ए का संबंध बी से तो बी का ए से होना चाहिए। संक्रामक में क्या है, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए का सी से होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए, अब बढ़ते हैं इसके खा खंड की तरफ। तो खा खंड है, यदि आव्यूह का क्वेश्चन है, यदि आव्यूह ए और बी की कोटि क्रमशः n क्रॉस n और n क्रॉस p है तो ए बी की कोटि क्या होगी। भाई कोटि आपने देखा होगा, भाई आपने कोटि अगर मान लो कोई आव्यूह ए है, तो अगर मान लो ए बी सी डी इसमें लिखा हुआ है, तो ये क्या होती है, इसकी कोटि होती है। कि कोटि कितनी है, 2 गुणा 2 या 2 गुणा 3 या m गुणा n और n क्रॉस p के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा गया है। तो भाई आपसे कहा गया है कि अगर किसी आव्यूह की कोटि कितनी है, m क्रॉस n है और n क्रॉस p है, a और b दो आव्यूह दे रखे थे, m और n दे रखा है, a का n और p दे रखा, तो a b की कोटि क्या होगी, यदि उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, उन दोनों की गुणा कर दी जाए, तो जो गुणनफल आएगा उसकी कोटि क्या होगी। भाई अब एक चीज बता दो, a है तो a की कोटि कितनी है, m क्रॉस n है, और b की कोटि कितनी है, n क्रॉस p है। अब देखो, ये देखो, ठीक, n क्रॉस n है और n क्रॉस p है। भाई पंक्तियों की गुणा किससे होती है, स्तंभों से होती है। और दूसरी चीज, जब आप ए बी की गुणा करोगे तो कितना आएगा, m और p तो बचा, तो यानी कि ए बी का जो कोटि होगी ए बी की वो m क्रॉस p होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि a बराबर कितना है, m क्रॉस n है, और b बराबर कितना है, n क्रॉस p है, तो दोनों तो सेम हो गए, यानी और सेम होकर छोड़ दोगे, यानी a और b का जब क्रॉस कराओगे, यानी डॉट इनका जो इनटू करोगे, तो कितना होगा, m क्रॉस p आएगा, जो कि इसका फाइनल आंसर है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अब देखें, बढ़ते हैं इसके गा खंड की तरफ। आपको दिया गया माना, भाई x दिया है, उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है। महत्तम पूर्णांक यानी मैक्सिमम पूर्णांक की बात कर रहा है, जो x से कैसा हो, कम हो या उसके बराबर हो। तो कम या हो उसके बराबर हो तब fx इज इक्वल टू आपको दिया x द्वारा परिभाषित फलन दिया गया वास्तविक संख्या के लिए। तो अब देखें,
इसको समझने के लिए भाई आपको दिया गया है कि x क्या है, महत्तम पूर्णांक है। क्या है? महत्तम पूर्णांक, मैक्सिमम पूर्णांक। भाई मैक्सिमम पूर्णांक का मतलब है, और आपको दिया है f(x) बराबर यहां पर x दिया है। ठीक, तो महत्तम पूर्णांक, अब यहां पे ये लाइन देखिए, x से कम या उसके बराबर हो, है ना, या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। महत्तम पूर्णांक, पूर्णांक की बात कर रहा है, पूरी संख्या। अगर मैंने मान लो x की जगह मैंने 1.3 ले लिया, 1.3, ठीक, तो 1.3 का महत्तम या तो उससे कम हो या उसके बराबर, या तो मैं 1.3 रखूं, तो 1.3 रखूंगा तो पूर्णांक तो है नहीं वो। तो अब क्या है, तो ये क्या कम ले सकता हूं उससे, x से कम, तो कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा भाई, अगर मैंने 1.3 लिया x की वैल्यू, तो यहां पर क्या है, ये 1.3, या तो 1.3 रखूं मैं, या क्या रखूं, 1 रखूं। तो 1 रख सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कहा है x से कम या उसके बराबर। तो बराबर तो आएगा नहीं पूर्णांक में, उससे कम आ सकता है। ऐसे ही अगर मैं 1.6 ले लूं, तो कितना आएगा? 1.6 का बराबर 1.6 लिख नहीं सकते, तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही 1.7 ले लो, तो कितना आएगा? तो भी आपका कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं 1.8 ले लूं, तो भी कितना आएगा? भाई 1.8 लूंगा तो भी 1 आएगा। अगर मैं 1.9 ले लूं, तो कितना आएगा? तो भाई 1.9 लेंगे तो भी 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 2 ले लूंगा, तो 2 आ जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है? x से कम या उसके बराबर। तो मैंने अगर इस प्रकार संख्या, तो सबका एक एक एक, इतनी सारी जो संख्या है, इनका मान है, इनकी एक ही इमेज बन रही है, यानी एक ही इमेज बन रही है। बहुत सारी जब संख्याओं का जब एक ही इमेज बनती है, तो देखो ये सहप्रांत और परिसर तो इक्वल नहीं होंगे। जब सहप्रांत और परिसर इक्वल नहीं होंगे, तो भाई अब इसमें देखो 1.3 जैसे और एग्जाम्पल ले लो, अगर आप लेना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे 2.4 लिख लूं, तो यहाँ पर कितना होगा? 2.4, तो इसका महत्तम मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2.4 लिख नहीं सकते पूर्णांक इसका, तो ऐसे ही 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, जितनी संख्या लेंगे भाई, पूर्णांक लिखना, पूरी संख्या लिखनी है, वो तो पूरी कम होंगी, या तो वो स्वयं पूरी हो, 2 हो पूरी लिखा जाए, या 3 लिखा जाए, लेकिन अगर पॉइंट में होगी तो उससे कम ही रहेगी। तो बहुत सारी संख्याओं की एक ही इमेज बन रही है, यानी सहप्रांत और परिसर इक्वल नहीं है, तो भाई हमारा क्या होगा? ना तो एक एक ही होगा और ना ही आच्छादक होगा। ये सब क्या है? सब डेफिनेशनों पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले घाखंड की तरफ। आपको दिया अवकल समीकरण कि 9d2y/dx² की घात 3 है, प्लस dy/dx की घात 2 है, प्लस x dy/dx प्लस 1 = 0 में आपसे पूछा गया है इस अवकल समीकरण की घात कितनी। तो देखिए, सबसे पहली चीज है घात कितनी है, कोटि कितनी है। अगर आपको पता करना है तो सबसे ज्यादा जो समीकरण दी जाती है, उच्चतम घात जो होती है, उच्चतम क्रम का अवकलज, यानी उच्चतम अवकलज। उच्चतम अवकलज का मतलब क्या होता है? वो कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है कैसे? जितनी ज्यादा बार डिफरेंशियल किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? उसकी कोटि कहलाएगा। जैसे कि अगर मान लो डिफरेंशियल एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है। अगर देखो कोई अगर मान लो d2y/dx² लिखा है, यहाँ पे d की पावर 3y/dx³ लिखा है, यहाँ पे d की पावर 4y/dx की पावर 4 लिखा है, तो मैक्सिमम अवकलन जितनी बार ज्यादा बार अवकलन होगा, तो वो क्या होगा? उसकी कोटि कहलाएगा, है ना। और उसी अवकलज के ऊपर जो भी घात लगी होगी, वो उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। कहने का मतलब समझा भाई? कहने का मतलब ये है, सबसे ज्यादा जो अवकलज होता है, यानी कि चाहे वो डबल डिफरेंशिएशन हो, ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो, या 4 टाइम डिफरेंस, जितनी टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम डिफरेंशिएशन किया गया होगा, उसकी जो घात होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा अवकलन कौन सा है? d2y और dx², d2y/dx² है ना, तो इसकी घात कितनी है? 3 है। तो इस अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा उच्चतम क्रम का डिफरेंशियल कौन सा अवकलज?
उच्चतम क्रम का अवकलज जो है d2y/dx² है और इसके ऊपर कितनी घात लगी है, 3 लगी है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, यानी आंसर इसका 3 आएगा, जो कि बहुत ही आसान है। आपको बस अवकलज की कोटि और घात पता होनी चाहिए। किसे कहते हैं, कोटि यानी जो सबसे ज्यादा अवकलज किया जाता है और उसके ऊपर जो घात लगी होती है वो घात कहलाती है ना, इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए बढ़ते हैं इसके रेखाखंड की तरफ। आपको दिया गया i इंटू आई माइनस जे इंटू जे माइनस के इंटू के का मान क्या होगा। देखिए ये आपका, आपने तो सदिश, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सदिश के बारे में कि क्या होते हैं सदिश, कैसे गुणा होती है इनकी, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो देखिए मैथ में भी वही है आपका। तो अब जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है आई की इंटू डॉट प्रोडक्ट आई से है, माइनस का जे इंटू जे है और माइनस का के इंटू के है, तो आई की आई से इंटू कितनी होती है, 1, माइनस जे से इंटू कितनी होगी, 1, के की के से इंटू कितनी होगी, 1। तो भाई 1 से -1 कट गया तो क्या रह गया, माइनस का 1 रह गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि आई की आई से अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, जे की जे से करोगे तो 1, के की के से करोगे तो 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर, इसके बहुविकल्पीय सारे प्रश्न हो गए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 5 खंड दिए थे, बहुविकल्पीय प्रश्न 5 खंडों को करा दिया गया है। अगली वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।